हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने बहुत डिटेल में पानीपत के पहले युद्ध को डीपली डिस्कस किया है, यूपीएससी के लेवल से डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूं आपको कहानी सुनने में मज़ा आया होगा। पूरा युद्ध मैंने एक कहानी की तरह आपके साथ डिस्कस किया है और आज हम बाबर को ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास में बाबर का एंड हो जाएगा। बाबर का जो पूरा इतिहास और जो फैक्ट है उसको आज हम समझेंगे बिना बकवास किए। कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनना है आपको, कहानी एक नंबर तरीके से आपको सुनाता हूं मैं और आपको हर चीज़ याद रहेगी। देखो 1526 पानीपत के पहले युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। पंजाब भी इसके अंडर में आ गया। ठीक है, ये बाबर ने इन पर कब्जा किया और एक आराम बाग बनवाया। यहाँ पर बाबर रह रहा है। पहले की घटना क्या थी वो लास्ट क्लास में है, आप जाकर ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ में नहीं आता। भाई सब्सक्राइब किया करो ना यार। ठीक है, तो बाबर ने आराम बाग बनवाया, बहते पानी का पहला बाग आराम बाग। इसमें बाबर रुका हुआ है और बाबर कभी ये लगता नहीं था कि एक बादशाह है। बाबर का व्यक्तित्व इतना विकसित तथा डेवलप था कि बाबर अपने अमीरों और रिश्तेदारों के साथ ऐसे रहता था जैसे वह एक मामूली व्यक्ति हो। अब बाबर ने ये फैसला किया कि हम भारत में रुकेंगे। इतने में कुछ अमीर आए और इसके रिश्तेदार आए, कहने लगे कि बादशाह हम दुश्मन के देश में हैं, हमारा घर बहुत दूर है, हम इतनी दूर घर से इतनी दूर एक दुश्मन देश में कैसे रह सकते हैं। तो बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब बर्दाश्त नहीं। तुजू के बाबरी में बाबर ने खुद ये बात कही है कि काबुल की गरीबी अब बर्दाश्त नहीं, मैं भारत में ही रहूँगा। जिसको देश छोड़ के जाना है वो जाए और जिसको रहना है वो रहे। बाबर ने ये कहा हुमायूं को सीख देते हुए कि सांप्रदायिक सद्भावना और संस्कृति के साथ इस्लाम का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हुमायूं, तुम कभी भी गो हत्या मत करना, किसी मंदिर को मत तोड़ना, किसी मूर्तियों को नष्ट मत करना, व्यक्ति किसी धर्म संप्रदाय का हो हमेशा निष्पक्ष रहकर न्याय करना। ये बाबर ने हुमायूं से कहा। आप विश्वास करें इस बात पे, बाबर को इतना बुरा बताते हैं वो उतना है नहीं। बाबर उन लोगों के लिए बुरा है जिसने बाबर को पढ़ा नहीं, और जिसने बाबर को पढ़ा है वो बाबर से सीख ले सकता है, उसको कभी बुरा नहीं बोल सकता। कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण बदनाम है बाबर, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाबर ने फैसला कर लिया कि अब भारत में ही रहना है। तो भाई राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, ये मेवाड़ का राजा है जो इस समय भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा शासक माना जाता है। और ये भी बाबर बताता है तुजू के बाबरी में कि जब मैं पेशावर में था तो राणा सांगा का एक दूत मंडल मेरे पास आया था और उसने मुझसे ये वादा किया था कि अगर मैं दिल्ली पर आक्रमण करता हूँ तो राणा सांगा मेरी सैन्य सहायता करेगा, मेरी हेल्प करेगा। लेकिन राणा सांगा ने क्या वादा किया है ये अपने को पता नहीं, लेकिन बाबर बताता है। अब राणा सांगा की ये सोच रही होगी कि हो सकता है दिल्ली और आगरा पर आक्रमण करके लूटेगा और तैमूर लंग की तरह बाबर भी चला जाएगा। लेकिन राणा सांगा की अगर ये सोच रही होगी, हम कह नहीं सकते कि उसकी सोच क्या है, लेकिन अगर ये सोच रही होगी तो राणा सांगा को बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि बाबर अब रहने लगा है और राणा सांगा के दिल के अरमा आंसू में बह गए। यही काम दिलावर खां, आलम खां, काला पहाड़, मियाँ भुआ और दौलत खां, इन लोगों के साथ हुआ, क्योंकि इनकी भी यही इच्छा थी कि बाबर यहाँ पर आए, लूटा पार्टी करे, मार पीट के चला जाए और हम कब्जा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो अब राणा सांगा और अफगान दोनों बाबर के दुश्मन हैं। सबसे बड़े दुश्मन हैं राजपूत और उसके बाद है अफगान। ठीक है, मालवा में इस समय कौन है? यह आपको पता है, इस समय मेदिनी राय है, जिसने महमूद द्वितीय से राज्य को छीन लिया, मालवा। ठीक है, और इस समय सबसे बड़े दुश्मन बाबर के राणा सांगा और अफगान हैं। अब राणा सांगा तैयारी कर रहा है कि बाबर को बाहर निकालना है, क्योंकि हमारा देश और हमारे देश के राजा कब तक दूसरों की गुलामी करें, कब तक खिराज देते रहें। तो ये राणा सांगा को पसंद नहीं आ रहा है कि अब हम इनकी भी गुलामी करेंगे। तो बाबर को बाहर निकालने की प्लानिंग राणा सांगा की है। और राणा सांगा वाकई एक सूरवीर और महत्वाकांक्षी योद्धा था। चाहता तो खतौली के युद्ध के बाद जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया, तो राणा सांगा अगर ये चाहते तो कब्जा कर सकते थे दिल्ली पर, लेकिन सम्मान, ये भारतीयों की सबसे बड़ी गलती रही है कि सम्मान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान की भी यही गलती थी और यहाँ राणा सांगा की भी यही गलती रही। ठीक है, अब बाबर को बाहर करना है। यहाँ तो अब बाबर आ गया है, अब करो बाहर। तो राणा सांगा ने पूरा राजपूत समाज इकट्ठा कर लिया। पूरे अफगान इसके साइड हैं, महमूद लोदी, मेदिनी राय, मालवा जो इसके अधीन है, ये भी इसकी साइड है। पूरा राजपूत ताना, जो राजस्थान का पूरा राजपूत रजवाड़ा है, सब राणा सांगा की तरफ है। इधर पार्टी चल रही है, पानीपत का युद्ध जीता है, भयंकर शराब पी जा रही है, अफीम खाई जा रही है, सब कुछ मज़ेदार तरीके से चल रहा है। इतने में एक ने आके बोला कि महाराज बादशाह अपन पी रहे हैं, इधर राणा सांगा तैयारी में। बाबर ने कहा ठीक है आन दो। बाबर टेंशन ही नहीं करता था कभी, ये सबसे बड़ी खासियत रही है बाबर की, कोई टेंशन नहीं, कहते आन दो, शराब पियन दो और गाना चलन दो, डीजे चल रहा है बढ़िया, डांस वांस चल रहा है। इतने में राणा सांगा ने एक इल्जाम और लगा दिया कि बाबर तुमने अवैध कालपी, धौलपुर और बयाना पर कब्जा कर रखा है, कब्जा छोड़ो। तो बाबर ने कहा कि भाई तुमने हमसे कहा था सैन्य सहायता करेंगे, तुमने नहीं की। तो दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। राणा सांगा ने कहा अब युद्ध हो। राणा सांगा कम से कम 2 लाख के सैनिक के साथ, बाबर ने संख्या बताई है कम से कम 2 लाख, जिसमें 10,000 सैनिक महमूद लोदी और लगभग 10,000 सैनिक चंदेरी का ये मेदिनी राय और लगभग 10,000 सैनिक मेवात का हसन खां मेवाती लेकर आया था। अभी कहानी समझो, वो तो फिर अपन बाद में फैक्ट समझ लेंगे। तो ये सब एक तरफ है और बाबर इधर एक तरफ है। और युद्ध संख्या से और बल से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है दिमाग से। ठीक है, बाबर ने कहा आन दो। बाबर ने क्या करा, अपने जो घायल हुए सैनिक थे, जो मतलब मरने ही वाले थे, उन लोगों को भेजा, पहले भेज दिया। राणा सांगा ने एक तरफा इनको काट डाला। इसे कहते हैं युद्ध में लालच देकर फंसाना। ये बाबर ने मंगोलों से सीखा था, युद्ध में लालच देकर फंसाया और खुद वहाँ से 40 किलोमीटर दूर खानवा, 40 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में युद्ध लड़ने तैयार है। और इधर राणा सांगा को और ये पूरे जितने भी लोग आए हैं इनको बेवकूफ़ बना रहा, बहुत बड़ी सेना आई है, और खुद 40 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए आ गया। तो इन लोगों को मरते हुए देख सैनिक हतोत्साहित हो गए, खफा हो गए बाबर से कि भैया हम नहीं जीत पाएंगे, और राणा सांगा बहुत सूरवीर योद्धा है। तो बाबर को गुस्सा आ गया, क्योंकि सिकंदर तो है नहीं है कि सिकंदर जैसे मुंह फुला के और शिविर में बैठ जाएगा और कुछ करेगा नहीं और 3-4 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये बाबर है। बाबर ने कहा कि क्या किया जाए। शराब की बाटलें रखी थी, शराब की बाटलें फोड़ना शुरू, पूरे
मटके शराब के फोड़ना शुरू और पूरे राज्य में शराब की खरीद बिक्री बंद करवा दी और कहने लगा कि अपन एक सच्चे मुसलमान हैं, तुम शराबी समझ रहे हो हमें, हम एक सच्चे मुसलमान हैं, कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, और राणा सांगा एक काफिर है और काफिरों के विरुद्ध हमें धर्म युद्ध लड़ना है। खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देकर बाबर ने पूरे मुस्लिम तो थे ही वो, पूरे सैनिकों को जोश से भर दिया और सब अब मर मिटने के लिए तैयार हैं। अब 40 किलोमीटर दूर खानवा। अब देखो आप, खानवा की लड़ाई 1527, ठीक है, 15 मार्च 1527, 15 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। बाबर वर्सेस राणा सांगा। और ये सब भी लिख ले हो, मेवाती और ये मेदिनी राय। 15 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, बाबर वर्सेस राणा सांगा, एक तरफा युद्ध है। राणा सांगा की सेना कम से कम 2 लाख, बाबर की सेना 12,000। लेकिन बाबर जीतेगा। कैसे जीतेगा ये देखो, राणा सांगा, हसन खां मेवाती और मेदिनी राय और अपना महमूद लोदी, ये पूरे एक साइड हैं। ये इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी, पूरे एक साइड। और इधर है ये इनकी सेना, और इधर है अपना बाबर, ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध। ये खानवा का मैदान। कोई अंतर नहीं है पानीपत की युद्ध नीति में और बाबर की खानवा की युद्ध नीति में। बाबर ने वही किया, सामने तोपें लगा दी, इनके बीच में एक ब्रेस्ट बॉक्स, ये क्या होता है पिछली क्लास में देख लेना, ठीक है, ये तोहफे लगा दें। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, एक नंबर तोपची जिनने पानीपत के युद्ध में भी लड़ाई की थी, वो भी यहाँ हैं। इनको ऐसे चेन से बांध दिए, बीच में जगह छोड़ दी, यहाँ से सैनिक आएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, सैनिक आएंगे। और अपने एक टीम को इधर भेजा, एक टीम को इस साइड भेजा, एक टीम को पीछे से भेज दिया, सामने खाई खुदवा दी, बस आओ अब युद्ध लड़ने। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, आधे खाई में गिर गए। लड़ाई हुई, बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को मार काटी चल रही है। बाबर को पता था कि बहुत बड़ी सेना है राणा सांगा की, अब अगर युद्ध जीतना है तो तुलगमा पद्धति सबसे बेस्ट चीज़ है। बाबर ने आज्ञा दी आक्रमण, इन्होंने इधर से आक्रमण, इन्होंने इधर से तीर चलाए, इधर से तीर चलाए, पूरे सैनिक मारे गए। और जो तोपों की सलामी हुई बाबर को, पूरे राजपूताना को बाबर ने काट के रख दिया और राजपूतों के सरों को काटकर उसकी मीनार बना दी। राणा सांगा बच निकला। हसन खां मेवाती आज तक वापस नहीं आ पाया। महमूद लोदी भागकर बंगाल चला गया नुसरत शाह के पास कि बचा भैया, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। मेदिनी राय भाग के मालवा आ गया। ये हो गया युद्ध। इसमें भी बाबर ने तुलगमा पद्धति का यूज किया और 15 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में बाबर ने एक तरफा युद्ध में विजय हासिल की। ऐसे करके बाबर जीत गया। राणा सांगा बच निकला। राणा सांगा ने बाद में फिर कोशिश की कि बाबर से युद्ध करना है। इसके रिश्तेदारों ने झेड़ देख मार दिया, करें दे भैया, अभी मीनार याद है कि मना कर दिया, और झेड़ देख मार दिया राणा सांगा को। नहीं, राणा सांगा फिर युद्ध करता। ठीक है, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय और महमूद लोदी। बाबर बाद में कहता युद्ध से लौटा, फिर जश्न करने गए, शराब आप पी रहे थे कि राणा सांगा ठीक है, लेकिन बाकी 3 कौन थे?
एक ने बताया कि एक मेवात का हसन खां मेवाती था, एक मालवा का मेदिनी राय था और एक इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था। बाबर ने कहा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। बाबर ने सीधा वहां से निकला, मालवा पर अटैक। 1528 चंदेरी का युद्ध। 1528 चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। इतने में इधर पता चला है कि बंगाल का नुसरत शाह अफगानों को मदद दे रहा है। ये युद्ध तो मामूली युद्ध हुआ, इसमें ही जौहर का जो कांड है इसी में हुआ था। इसमें लगभग 800 रानियां, राजपूत रानियां, वीरांगना मरी थी, जलकर सती हो गई थी। ठीक है, 1528 मालवा के युद्ध में। ये मालवा में बाबर जैसे युद्ध से निपटा है, इतने में पता चला है कि जौनपुर पर कब्जा करने के लिए अफगान महमूद लोदी नुसरत शाह की सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। और बाबर ये बात कभी नहीं भूल सकता था कि राणा सांगा और मेदिनी राय और हसन खां मेवाती, इनको हराने के बाद मुझे अफगानों से युद्ध करना ही करना पड़ेगा। और बाबर को राणा सांगा से भी ज़्यादा खतरनाक चुनौती अफगानों ने दी। अफगानों को बाबर हरा नहीं पाएगा। युद्ध जीतना और युद्ध को पूरी तरह समाप्त करना, दोनों में अंतर है। इधर महमूद लोदी को बिहार में शासक मान लिया गया, इधर नुसरत शाह इनको सहायता दे रहा है, इनकी मदद कर रहा है। बाबर को ये बात पता चली और ये लोग इधर बढ़ने लगे। बाबर यहां से सीधा निकला और 1529 में निर्णायक युद्ध हुआ है अफगानों के साथ। पहली बार युद्ध हुआ, बाबर ने इनको हरा के पीछे धकेला। पहली बार युद्ध हुआ, अफगानों को हरा के केवल पीछे धकेला और वापस लौटने लगा। इतनी में पता चला है कि महमूद लोदी ने नुसरत शाह की एक संयुक्त और बड़ी सेना के साथ फिर से अटैक कर दिया। और फिर से जब अटैक किया तो घग्गर को पार करके बाबर आया सीधा। तेर के नदियों को पार करना बाबर की ये भी एक खासियत थी। घग्गर नदी को पार करने के बाद बाबर ने अफगानों से अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ा और इस बार महमूद लोदी बंगाल भाग गया और आज तक नहीं आ पाया और पता नहीं चल पाया गया का। बंगाल भाग गया महमूद लोदी, आगे बढ़ो बोल के युद्ध लड़वा दिया, हार के बंगाल भाग गया। लेकिन अफगानों को पूरी तरह से परास्त बाबर नहीं कर पाया और अफगानों ने मुग़ल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की, मुग़ल साम्राज्य को भारत से खदेड़ने की, मुग़ल साम्राज्य को मिटाने की हमेशा कोशिश जारी रखी। और शेर शाह के काल में ये संभव हो गया। और हुमायूं जब शासक बनता है तो बाहरी कर देता है शेरशाह सूरी। ठीक, ये थी खानवा की लड़ाई और चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। सारे युद्ध बाबर ने जीते। इसके बाद बाबर कुछ कर पाता, उससे पहले ही बाबर का इंतकाल हो गया। बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी राम मंदिर को तोड़कर, लेकिन इसके कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि वहाँ पर मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। खैर अब फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन इतिहासकार पहले यही लिखते थे। बाबर ने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई थी, काबुल में भी बनवाई थी, आराम बाग में भी बनवाई थी, उनमें से कुछ बची है और अब तो सब खत्म होने पर है। 1530 में बाबर की मौत हो गई बीमार पड़ने से, क्योंकि वो शराब और अफीम बहुत ज़्यादा पीता था। मात्र 47 वर्ष का था जब उसकी मौत हुई। 47 साल की उम्र में बाबर मर गया। देखो, राम मंदिर पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो राम मंदिर था,
इस राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये सतीश चंद्रा ने नहीं लिखा है, ना हरिश्चंद्र वर्मा ने ये लिखा है। मेरे पास दो सबसे बड़े राइटर हैं, उन दोनों राइटर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। सतीश चंद्रा ने राम मंदिर के बारे में ये लिखा है कि अब्दुल मीर वाकी ने, जो एक सूबेदार था, कुछ स्थानीय मस्जिदों को मरम्मत करवाकर वापस एक सुंदर मस्जिद में ढलवा दिया, जिसको हिंदू कभी कभी राम मंदिर कहकर पूजा करते थे, एक राम जन्मभूमि माना करते थे। तो बाबर के सूबेदार मीर अब्दुल बाकी ने अगर मंदिर तोड़ा होगा तो उसने तोड़ा होगा, इसमें बाबर की गलती नहीं है। और अब खैर फैसला आ गया है तो कुछ कहना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो ये बाबर की 1530 में मौत हो गई और ये बाबर ख़त्म। बाबर का प्रारंभिक जीवन, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा की लड़ाई और अफगानों से बाबर का युद्ध एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें। अब देखो, आप थोड़े से फैक्ट समझ लो। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। 1526 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। उसके बाद 15 मार्च 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने लड़ा। उसके बाद एक बड़ा युद्ध चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय से लड़ा। और चौथा बड़ा युद्ध था अफगानों से, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया, लेकिन अंतिम रूप से अफगानों को खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। अब बाबर के बारे में तुजूक बाबरी से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, और जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तब मैं तुजूक बाबरी के कुछ कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा। अभी एक फैक्ट बता रहा हूँ। जब बाबर भारत में आया था तो बाबर ने तुजूक बाबरी में ये लिखा है कि मैंने कभी ये नहीं छोड़ा सोचना कि मुझे भारत को जीतना है, ठीक है। और भारत पर आक्रमण करने के बाबर के कारण ये भी थे कि भाई उसे प्रकृति से प्रेम था और हिंदुस्तानी संस्कृति और बोलचाल से वो बहुत प्रेरित था और वो देखना भी चाहता था। उसने अपने ग्रंथ तुजूक बाबरी में, तुजूक बाबरी, ठीक है, इसे बाबरनामा भी कहा जाता है, ये तुर्की में लिखी थी, जिसे स्थानीय लोग चगताई भाषा कहा करते थे, ये भी आप ध्यान रखना। बाबर के जीवन को जानने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तुजूक बाबरी। इसका फारसी में अनुवाद पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। ये बाबर की तुजूक बाबरी। इसमें क्या है? इसमें बाबर का पूरा जीवन चरित्र है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर का भारत में आने का कारण, बाबर को जानने का सबसे अच्छा तरीका, भारत में प्रकृति के सजीव वर्णन किया है। और इतना अच्छा राइटर था बाबर। मीर अली और शेरबेग, इनके बाद बाबर का नाम आता है। बाबर गाने का बहुत शौकीन था। मुबैयान, इस पद्धति को जन्म बाबर ने दिया, मुबैयान। उसका जो ग्रंथ तुजूक बाबरी है, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे टॉप में एक है, बाबर का तुजूक बाबरी, ठीक है। और फैक्ट सुनो बाबर के बारे में। बाबर बताता है कि भारत में अगर आपको कोई चाहिए, कोई भी दस्तकार चाहिए, कोई भी शिल्पकार चाहिए, यानी कि किसी भी प्रोफेशन का कोई व्यक्ति चाहिए, आप बस हुक्म कर दो, आपके सामने हाजिर है। बाबर बताता है कि भारत समृद्धशाली देश था, जो चाहिए वो मिल जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिस फील्ड का व्यक्ति चाहिए मिल जाएगा आपको।
और बाबर ये भी बताता है कि भारतीयों के पास आंकड़े की पर्याप्त सुविधाएं थी। वो 100,000 को 1 लाख कहते थे, 100 लाख को 1 करोड़, 100 करोड़ को 1 अरब, 100 अरब को 1 खरब, और 100 खरब को 1 पद्म, 100 पद्म को 1 शंख, और 100 शंख को असंख। ये बाबर ने बताया। ये हमारे देश की मतलब इतनी संपत्ति होगी हमारे देश में, ये बताता है बाबर। सोच लो आप, इतने बड़े बड़े आंकड़े क्यों हैं किसी देश में? संपत्ति है। संपत्ति नहीं होगी तो फिर ये आंकड़े क्यों रहेंगे? ठीक है। और सुनो आप बाबर के बारे में, आप बाबर के 2 तोपचियों के नाम याद रखना, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा भाईजान। ये बाबर के 2 तोपची थे। ठीक है। जिसे बाबर अपना गुरु मानता था, और बाबर बताता है कि इनसे ही उसने बंदूक चलाना सीखा, इनसे ही तोपों का अच्छा इस्तेमाल बाबर ने सीखा। ये भी फैक्ट आप याद रखना। और भी बहुत से फैक्ट हैं तुजू के बाबरी के, मैं आपको क्या क्या बताऊं।